नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के विषयों में विषय समझ को बेहतर और रुचियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्लेलिस्ट है उसमें जानते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और बिजनेस फाइनेंसिंग के बारे में, परियोजनाएं और व्यवसायों में वित्त पोषण कैसे किया जाता है, और जानेंगे व्यापार में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के वित्त पोषण के बारे में, और समझेंगे क्या है रिटेन्ड अर्निंग, डिप्रिसिएशन, कर्ज लेना, शेयर जारी करना और दूसरे व्यापार में वित्त पोषण के तरीके। शुरू करते हैं फाइनेंसिंग इन बिजनेसेस, व्यावसायिक वित्त पोषण। फाइनेंसिंग या वित्त पोषण रोजाना की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, सभी प्रकार की खरीदारियां हैं या निवेश की आवश्यकताएं हैं, उनके लिए धन को उपलब्ध कराना है। हम कह सकते हैं कि वित्त पोषण धन के समय मूल्य का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लाभ उठाने का एक तरीका है, जिसमें हम आज जो शुरू की गई हमारी व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनके लिए भविष्य में जो हमारे पास धन प्रवाह होने वाला है उसका उपयोग करते हैं। जो व्यावसायिक गतिविधियों में वित्त पोषण है वो इस तथ्य का लाभ उठाता है कि कुछ लोगों के पास अतिरिक्त धन होता है, अधिशेष धन होता है, उनके पास उनकी जरूरतों के अलावा भी कुछ धन सुरक्षित होता है, और वो लोग इस धन का उपयोग लाभांश प्राप्त करने में लगाना चाहते हैं। और कुछ अन्य लोग हैं जिनके पास व्यावसायिक गतिविधियां तो हैं, लेकिन उन गतिविधियों में निवेश के लिए धन की मांग होती है, और ऐसे लोग भी धन लगाकर व्यावसायिक गतिविधियों से लाभ उत्पन्न करने की उम्मीद भी रखते हैं। और ऐसी स्थितियों में धन देने वाले और धन लेने वाले के बीच में एक बाजार बन जाता है। चाहे कोई नया काम शुरू कर रहा है, कोई स्टार्टअप है, या कोई वर्षों से चल रहा कोई कार्य है, स्थापित उद्यम है, दोनों के लिए ही सफलतापूर्वक व्यावसायिक गतिविधियां करने के लिए वित्त पोषण एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम बुद्धिमान तरीके से व्यापार में वित्त का पोषण करते हैं तो इससे व्यवसाय को बढ़ाने, नए जो व्यावसायिक अवसर हैं उनमें निवेश करने और रोजाना के जो काम हैं उनको प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलती है। वस्तुतः किसी भी परियोजना या व्यवसाय के लिए वित्त पोषण के क्या साधन इस्तेमाल किए गए हैं वो उस व्यापार या परियोजना के समग्र रूप से वित्तीय व्यवहार्यता, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को निर्धारित करते हैं। किसी भी परियोजना के या व्यापार के वित्त पोषण के अनेक तरीके हो सकते हैं। वो आंतरिक स्रोत से वित्त पोषण हो सकता है, वो बाह्य स्रोतों से वित्त की आपूर्ति हो सकती है, वो सरकारी अनुदान, जन सहयोग की क्राउड फंडिंग या सरकारी योजनाओं के ऋण रूप भी हो सकते हैं। किसी परियोजना या व्यवसाय में वित्त पोषण के जो आंतरिक स्रोत हैं, इंटरनल फाइनेंसिंग है, वो उसके भीतर से ही व्यापारिक गतिविधियों से उत्पन्न धन से आते हैं। और इसमें एक रिटेन्ड अर्निंग, प्रतिधारित कमाई है जो आय का बचाया हुआ हिस्सा है, और दूसरा एक ऐसी कागजी कार्रवाई है जो फिक्स्ड असेट में डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास के जो कर लाभ है उनसे उत्पन्न होता है। तो इंटरनल फाइनेंसिंग के दो रूप हो गए, एक रिटेन्ड अर्निंग, प्रतिधारित कमाई, और दूसरा डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। प्रतिधारित कमाई या रिटेन्ड अर्निंग का तात्पर्य उस संचित लाभ से है जिसमें कोई परियोजना या व्यवसाय जो लाभ अर्जित करता है उस लाभ का कुछ अंश परियोजना के मालिक या शेयर धारकों को लाभांश के रूप में देने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है जो परियोजना अपने पास बरकरार रखती है उसे हम प्रतिधारित कमाई या रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। और कुछ कंपनियां अपने मुनाफे को लाभांश के रूप में शेयर होल्डर और मालिकों के बीच में वितरित ना करके उसे अगर अपने आंतरिक वित्त पोषण के रूप में व्यवसाय में ही अगर वापस निवेश करती है तो ऐसी कमाई को जो पुनः निवेश कर दी गई है रिटेन्ड अर्निंग या प्रतिधारित कमाई कहते हैं। व्यवसाय या परियोजना से बचाकर रखी गई कमाई से ही वित्त पोषण करने के अनेक लाभ हैं। इस तरह की रिटेन्ड अर्निंग का जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्रोत हो सकता है अगर व्यवसाय में मुनाफा कमाया जा रहा है और उसे
वित्त पोषण में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई वस्तुतः लागत नहीं है, ना ही ये हमारी देनदारियों को बनाता है। जब हम आंतरिक स्रोत में बचाकर रखी गई कमाई को ही वित्त पोषण में इस्तेमाल करते हैं तो हमें ब्याज या ऋण चुकाने की परेशानियां नहीं होती। हमें किसी शेयर होल्डर से या बॉन्ड से पैसा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे प्रबंधन में हिस्सेदारियों का व्यवधान नहीं रहता। जो मौजूदा व्यापार का स्वामित्व है वो बिना किसी परेशानी के अपने व्यापार पे ज्यादा बेहतर नियंत्रण कर सकता है। हमें किसी तरह की भी अमानत गिरवी नहीं रखनी पड़ती। ऐसे व्यवसायों की विश्वसनीयता, गुडविल बढ़ती है और जिनके पास बचाकर रखी गई कमाई होती है वो व्यवसाय कोई अचानक अप्रत्याशित रूप से घाटे की स्थिति भी आती है तो उसे भी सहन कर सकते हैं। आंतरिक स्रोत से वित्त पोषण के लिए बचाकर रखी गई कमाई, रिटेन्ड अर्निंग की उपलब्धता, कंपनी कितना लाभ प्राप्त कर रही है और वो कितना लाभांश डिविडेंड शेयर होल्डर और मालिकों को देती है उस पर निर्भर करता है। अक्सर इस तरह का बची हुई कमाई बनाना तभी संभव है जब कोई व्यावसायिक गतिविधि या परियोजना अतिरिक्त आय बना रही है, और अक्सर इस तरह से प्राप्त धनराशि किसी भी परियोजना को पूरी तरह से वित्त पोषित करने के लिए, किसी परियोजना की सारी वित्तीय आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त भी नहीं होती है। जब हम आय का अधिक अंश वित्त पोषण में निवेश के लिए करते हैं तो इससे शेयर धारकों को और मालिकों को लाभांश का भुगतान कम हो जाता है, और इसी धनराशि को अगर हम कहीं और निवेश की आवश्यकता महसूस करते हैं तो वहां पे भी ये उपलब्ध नहीं रहती है। इसीलिए कंपनियों को अपने विकास की गति को बरकरार रखने के लिए कमाई को शेयरधारकों में लाभांश के बतौर और वित्त पोषण में निवेश दोनों के बीच में बांटते समय एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब किसी परियोजना, व्यवसाय या किसी कंपनी के पास एक मजबूत लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था हो, अच्छा नकदी का प्रवाह हो और कहीं दूसरी जगह कोई निवेश के अवसर भी नहीं ढूंढ रही है, ऋण का कोई चुकता दायित्व नहीं है, शेयर धारकों को लाभांश वितरण करने की भी तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो कमाई का बचा हुआ हिस्सा है वो आंतरिक वित्त पोषण की एक सबसे बेहतरीन स्रोत स्थिति हो सकती है। ये उन कंपनियों के लिए भी बहुत ज़्यादा व्यवहारगत, प्रैक्टिकल अल्टरनेट है, अच्छा विकल्प है, जो बाह्य वित्त पोषण पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती हैं। डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास है वो जो अचल संपत्तियां होती है, फिक्स असेट होते हैं, उनके उपयोगी जीवन में उनकी लागत व्यवस्थित रूप से किस तरह से आवंटित की जाती है उससे जुड़ा हुआ है, ताकि जीवन काल के बाद अचल संपत्तियों की जो साल्वेज वैल्यू है, निस्तारण मूल्य है, उसके साथ साथ एक अतिरिक्त राशि प्राप्त हो जाए ताकि अचल संपत्ति का लागत को वसूला जा सके। और जिस तरह से मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन अचल संपत्तियों के लिए गणना किया जाता है, उसी तरीके से जो अमूर्त संपत्तियां होती हैं, इंटेंजिबल असेट्स होते हैं जैसे कि पेटेंट या ट्रेडमार्क, उनके लिए मूल्यह्रास करने की प्रक्रिया को हम अमोर्टाइजेशन, परिशोधन कहते हैं। वस्तुतः डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, मूल्यह्रास और परिशोधन वित्त पोषण के कोई सीधे तरीके नहीं है। वस्तुतः वो अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण के हमारे उद्देश्यों में योगदान करते हैं। जब हम अचल संपत्तियों में मूल्यह्रास या अमूर्त संपत्तियों में अमोर्टाइजेशन करते हैं तो हम अपनी कर योग्य आय को कम दिखा सकते हैं, और इस तरह से कागजी कार्रवाई करके हम नकदी के प्रवाह को और कर भुगतान की राशि को कम करके जो अतिरिक्त हमारी नकदी उपलब्ध होती है उसे व्यवसाय संचालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और निवेश के रूप में डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन का इस्तेमाल हो जाता है। वित्त पोषण के लिए डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास और अमोर्टाइजेशन, परिशोधन का जो उपयोग किया जाता है उसके दोनों फायदे और नुकसान हैं। जो मुख्य लाभ है वो ये है कि हमें किसी बाह्य वित्त पोषण या इक्विटी को शेयर बांटकर कमजोर करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन कागजी रूप से कर योग्य आय को कम करना
करों के भार को कम करने से जो वित्त पोषण हमें प्राप्त होता है वो बहुत लिमिटेड, सीमित स्रोत है। और इस तरह के गैर नगद खर्चों पर बहुत अधिक निर्भरता होने से, डिप्रिसिएशन और परिशोधन को अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से कंपनी की जो समग्र रूप से लाभप्रदता है, वित्तीय स्थायित्व है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो वस्तुतः हम डिप्रिसिएशन की मदद से जो टैक्स लायबिलिटी है उसे घटाते हैं और जो ये कमी होती है वही हमारे लिए वित्त पोषण का रूप ले लेती है। परियोजना या व्यवसाय के वित्त पोषण के कई सारे बाह्य स्रोत हैं और इसमें हम व्यवसाय से बाहर से धन की मांग करते हैं और इस हेतु हम बाहरी स्रोत, बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों से कर्जा ले सकते हैं। इस तरह को हम डेब्ट फाइनेंसिंग या ऋण वित्त पोषण कहते हैं। हम शेयर या बॉन्ड जारी करके इक्विटी फाइनेंसिंग करा सकते हैं। बाजार से उधार में सामान लेके ट्रेड क्रेडिट्स की मदद से भी व्यवसाय में फाइनेंसिंग व्यवस्थाएं कर सकते हैं, वित्त पोषण कर सकते हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग, सरकारी स्कीमों से अनुदान लेना भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ब्याज पर धन लेने की डेब्ट फाइनेंसिंग और ट्रेड क्रेडिट, उधार में सामान लेने की फाइनेंसिंग के बारे में समझेंगे। किसी दूसरी वीडियो में हम इक्विटी फाइनेंसिंग को भी इसी प्लेलिस्ट में समझेंगे। किसी व्यवसाय या परियोजना के लिए बाह्य स्रोतों से वित्त पोषण बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो आंतरिक स्रोत से वित्त पोषण होता है वो एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हो सकता है और जब हमें बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो केवल बाह्य स्रोतों से ही संभव होती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जब हम बाह्य स्रोत से वित्त पोषण के लिए धनराशि प्राप्त करते हैं तो या तो हमें उस उधार ली गई धनराशि पे ब्याज अदा करना पड़ता है, या जो शेयर होल्डर से हमने अगर ये धन उगाया है तो उन अंशधारकों को, शेयर होल्डर्स को लाभांश भी देना होता है। कर्ज से वित्त पोषण, डेब्ट फाइनेंसिंग एक प्रचलित बाह्य स्रोत की वित्त पोषण है और इस हेतु हम बैंकों से या किसी दूसरे वित्तीय संस्थान से परियोजना कार्य या व्यवसाय के लिए धन को उधार में लेते हैं और एक तयशुदा अवधि में ब्याज के साथ उस धन को वापस चुकाना भी होता है। और इस तरह की कर्ज से वित्त पोषण की प्रक्रिया में कोई व्यवसाय बॉन्ड भी जारी कर सकता है। जो इस तरह का कर्ज से जो वित्त पोषण है ये अक्सर हमें अगर कम ब्याज दरों में बड़ी मात्रा में पूंजी को उपलब्ध करा देता है तो ये सबसे ज्यादा प्रचलित वित्त पोषण का तरीका हो जाता है। अक्सर बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान किसी भी व्यवसाय को उसके संचालन और निवेश के लिए आसानी से कर्ज पर वित्त पोषण जारी कर देते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रियाएं और जटिल व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन इसका एक नुकसान है, हमारे व्यवसाय पे एक कर्ज का बोझ आ जाता है और नियमित रूप से न केवल ब्याज की अदायगी करनी होगी, साथ ही साथ जो हमने कर्ज में उधार में जो मूल राशि ली है उसका एक अंश भी नियमित रूप से चुकाना होगा। तो एक व्यवसाय पे कर्ज और ब्याज का एक हल्का सा बोझ इस तरह की कर्ज पर वित्त पोषण से आएगा। बैंक या वित्तीय स्थान व्यवसायों को कई प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, जिसमें एक समय सीमा का सावधि ऋण, टर्म लोन हो सकता है, सिक्योर्ड सुरक्षित लोनिंग हो सकती है, अनसिक्योर लोन हो सकता है, क्रेडिट लाइन हो सकती है, उधार की कोई सीमा रेखा बनाई जा सकती है। और ये सभी प्रकार के जो लोन हैं, ऋण हैं, वो अलग अलग ब्याज दर और पुनर्भुगतान की खास संरचना के संदर्भ में किसी व्यवसाय के लिए व्यापक लचीलेपन के साथ वित्त पोषण प्रदान कर सकते हैं। जो सावधि ऋण है वो एक मुश्त भुगतान है जिसे एक निश्चित अवधि में एक निश्चित ब्याज दर के साथ चुकाना जरूरी है। वहीं जो क्रेडिट लाइन है, उधार की सीमा रेखा है, वो किसी व्यवसाय को अधिकतम एक निर्धारित धनराशि तक का ऋण उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन उस पर जो ब्याज की देनदारी है वो केवल उस राशि पर होगी जो वस्तुतः उस व्यवसाय ने इस्तेमाल की है। तो अगर किसी के पास क्रेडिट लाइन है, उधार की कोई सीमा रेखा है, तो वो सीमा रेखा के अंदर की किसी भी लिमिट में आवश्यकता अनुसार बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण
प्राप्त कर सकता है, पर ब्याज की दानदारी उतनी होगी जितनी की राशि उसने उधार में ली है। बैंक से ऋण किसी भी व्यवसाय या परियोजना के लिए एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है और वो बहुत विश्वसनीय तरीके से सहज प्रक्रियाओं के द्वारा कम समय में ही कम ब्याज दरों पर जरूरी वित्त पोषण प्रदान कर देते हैं। अक्सर बैंकों से जो ऋण दिया जाता है उनकी ब्याज दरें और पुनर्भुगतान की शर्तें ऋण के प्रकार और ऋण प्राप्त करने वाले की साख के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। आमतौर पे जब हम कोलेटरल गारंटी देते हैं, सहपार्श्विक व्यवस्थाएं रखते हैं, सिक्योर्ड लोन लेते हैं, तो हमें कम ब्याज दरों पर भी धनराशि उपलब्ध हो जाती है। वहीं असुरक्षित जो लोन होते हैं, ऋण होते हैं, उनमें ब्याज दरें अक्सर अधिक होती हैं। बैंक से कम ब्याज दरों पर सिक्योर्ड लोन सुरक्षित ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल गारंटी, अमानत के लिए सहपार्श्विक भौतिक असेट्स या व्यवसाय के पास अच्छे क्रेडिट स्कोर होना आवश्यक है। और यदि कोई कंपनी नियमित रूप से ब्याज और मूलधन का भुगतान कर रही है तो उसका क्रेडिट स्कोर निश्चित रूप से अच्छा हो जाता है और उसे सुरक्षित लोन कम ब्याज दरों पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन जब हम बैंक से ऋण लेते हैं, उधार में वित्त पोषण के लिए धनराशि लेते हैं, तो हमें उधार लिए हुए धन पर ब्याज का भुगतान करना होता है और इससे हमारे वित्त पोषण की लागत बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमें जो तय की गई शर्तें हैं उसके अनुसार उधार ली गई धनराशि का जो मूलधन है उसका एक हिस्सा भी नियमित समय अनुसार वापस करना होता है। और ऐसी स्थितियों में अगर व्यवसाय के पास लाभप्रदता नहीं रहती है और वो अपना ब्याज और मूलधन चुका नहीं पाता है तो वो एक ऋण कुचक्र में भी फंस सकता है। जो संगठित क्षेत्र में निगम और व्यवसाय होते हैं या सरकारें होती हैं, वो निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करती है और बॉन्ड ऐसे ट्रांसफरेबल हस्तांतरणीय पूंजी के टूल्स हैं जिसमें बॉन्ड में एक निश्चित निर्धारित ब्याज का भुगतान और मूल राशि के पुनर्भुगतान की शर्तें शामिल होती हैं। जिसे धन की आवश्यकता होती है, बोरोवर वो बॉन्ड को इशू करता है और कोई निवेशक बॉन्ड को खरीद लेता है और एक निर्धारित अवधि के पश्चात निश्चित ब्याज दर के साथ बॉन्ड को वापस करके ब्याज और मूल राशि को प्राप्त किया जा सकता है। बॉन्ड को कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण भी कर सकता है और निर्धारित तिथि के बाद जब बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं तो निवेशक जिसने बॉन्ड जारी किए हैं उनसे अपना प्रारंभिक निवेश और ब्याज मैच्योर्ड अमाउंट के साथ प्राप्त कर लेता है। बड़ी मात्रा के वित्त पोषण के लिए बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है और जिस कंपनी, संगठन या सरकार को वित्त पोषण चाहिए, पैसा चाहिए, वो बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड जारी करते समय कंपनी या सरकार अपनी ऋण की कैसी पात्रता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बाजार में ब्याज दरें चल रही है, कैसा आर्थिक माहौल है, उनका सभी कारकों का ध्यान रखते हुए बॉन्ड जारी करती है, जिसे इंडिविजुअल, कॉरपोरेट या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स खरीद कर सकते हैं। और वो पैसा देके जब बॉन्ड लेते हैं तो बॉन्ड जितनी पूंजी जुटाने की आवश्यकता है उन्हीं के अनुरूप जारी किए जाते हैं और इनमें एक निर्धारित ब्याज दर और परिपक्वता की तिथि पे बॉन्ड वापस देने पर रीपेमेंट की अमाउंट लिखी हुई होती है। और ऐसे बॉन्ड इंडिविजुअल, कॉरपोरेट और इन्वेस्टर खरीद करने के बाद जो उनका बाजार मूल्य है उस बाजार मूल्य पे दूसरे इन्वेस्टर को हस्तांतरण भी कर सकते हैं। बॉन्ड फाइनेंसिंग के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। जब हमें बड़ी मात्रा में वित्त पोषण करना हो तो बॉन्ड सरकारों और बड़े व्यावसायिक संगठनों के लिए पूंजी की एक निर्धारित अनुमानित मात्रा प्राप्त करने का अच्छा साधन हो सकता है। अक्सर बैंक ऋण की तुलना में बॉन्ड में ब्याज दरें कम होती हैं और जो बॉन्ड धारक होते हैं वो पैसा देने के बावजूद भी शेयर होल्डर जैसे संगठन में कोई स्वामित्व की हिस्सेदारी नहीं रखते हैं। अर्थात संगठन के पूर्व मालिकों के पास संगठन का नियंत्रण यथावत बना रहता है।
बॉन्ड फाइनेंसिंग के कुछ नुकसान भी है। बॉन्ड पर दिए जाने वाला ब्याज एक निश्चित लागत है और उसका भुगतान कोई भी व्यावसायिक संगठन चाहे कैसा भी वित्तीय प्रदर्शन कर रहा हो, बाजार की कैसी भी क्या स्थितियां हो, उसे करना होता है। जो बॉन्ड की कीमतें हैं वो बाजार की आर्थिक स्थितियों से प्रभावित हो सकती हैं और वित्त पोषण की लागत को प्रभावित कर सकती है। यदि बाजार में ब्याज की दरें बढ़ती हैं और बॉन्ड के द्वारा निर्धारित ब्याज कम होता है तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड की कीमतें गिर जाती हैं और जिन्होंने पैसा लगाकर बॉन्ड खरीदे थे उन बॉन्ड धारकों को नुकसान हो सकता है। बॉन्ड जारी करने में एक बहुत ज़्यादा व्यापक कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं जो बहुत जटिल और महंगी साबित हो सकती हैं। इसीलिए अक्सर बॉन्ड फाइनेंसिंग छोटी मात्रा में धनराशि प्राप्त करने के लिए उपयोगी नहीं माने जाते हैं, लेकिन जब अधिक मात्रा में वित्त पोषण की आवश्यकता होती है तो बॉन्ड फाइनेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। व्यवसाय में वित्त पोषण के लिए ट्रेड क्रेडिट व्यापारिक उधार भी एक साधन हो सकता है और कोई व्यवसायी व्यापारिक उधार के साथ आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता से वस्तुएं या सेवाएं तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन भुगतान विलंब से करने की सुविधा प्राप्त कर लेता है और इससे किसी भी व्यवसाय में जो नकदी का प्रवाह है, मनी का जो फ्लो है, उसका प्रबंधन थोड़ा फ्लेक्सिबल, लचीला हो जाता है। वस्तुतः व्यापारिक उधार ट्रेड क्रेडिट एक देरी से भुगतान करने की प्रणाली है जहां खरीदार आपूर्तिकर्ता को बाद की तारीखों में भुगतान करने के लिए सहमति प्राप्त कर लेता है और आमतौर पे सामान या सेवाओं की डिलीवरी के 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने बाद वस्तुओं या सेवाओं की राशि का भुगतान करना होता है। तो ऐसी स्थिति में बायर व्यवसायकर्ता उधार में वस्तुएं या सर्विसेज प्राप्त कर लेता है और विक्रेता को जो तयशुदा धनराशि है वो बाद में दी जा सकती है। उधार के साथ व्यापार करने के क्रेता और विक्रेता दोनों को लाभ हो सकते हैं। इस व्यापार में व्यवसाय के लिए वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए किसी भी कोलेटरल से पार्श्विक गारंटी देने की या औपचारिक आवेदन प्रक्रिया के अनुसार करने की आवश्यकता नहीं है और ये आसान और सुविधाजनक तरीके से व्यापार करने के लिए वस्तुएं या सेवाओं को बिना धन भुगतान किए प्रदान कर देता है और हम निर्धारित विलंब से भुगतान को करने की व्यवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इससे व्यवसाय में नकदी का जो प्रवाह है वो बेहतर बन जाता है, व्यापार में वृद्धि होती है। मुक्तवी कैपिटल का हम व्यापार वृद्धि और दूसरे कार्यों के लिए ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्रेता और विक्रेता दोनों में बेहतर संबंध उत्पन्न होते हैं जिससे भविष्य में ज़्यादा बेहतर शर्तें और मूल्यों के साथ व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है। उधार के साथ किए गए व्यापार में क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए कुछ खामियां भी है। क्रेता के लिए व्यापार से व्यवसाय में वस्तुएं या सेवा प्राप्त करना महंगा हो सकता है क्योंकि आपूर्तिकर्ता विलंब से प्राप्त धन के लिए जो ब्याज है और दूसरे शुल्क हैं वो कीमतों में जोड़ सकता है। विक्रेता के लिए भी अगर समय पर भुगतान प्राप्त नहीं होता, देरी से भुगतान होता है या भुगतान नहीं होता तो उसके आपूर्तिकर्ता और विक्रेता में संबंध खराब हो जाते हैं। खरीदार की क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है और आपूर्तिकर्ता का व्यापार प्रभावित होता है। उधार में किए गए व्यापार वस्तुतः क्रेता और विक्रेता दोनों अपने अनुकूल भुगतान की जब शर्तें और कीमतें निर्धारित कर लें तभी कामयाब हो सकता है। कई बार ऐसे व्यवसाय जो अभी शुरू किए गए हैं, स्टार्टअप हैं, नई फर्म है, तो उनके लिए इस तरह के उधार में वस्तुएं या सेवा प्राप्त करने में दिक्कतें भी आती हैं और उन्हें ये बहुत ज़्यादा लाभकारी शर्तों पे सुविधा प्राप्त नहीं होती। साथ ही साथ उधार में सेवा या वस्तुओं को देना एक सीमा तक ही संभव है। बड़ी खरीद को वित्त पोषित करने की और बड़े व्यापार को इस तरह से करने की क्षमताएं सीमित हैं। इक्विटी या व्यापार में हिस्सेदारी के द्वारा भी वित्त पोषण किया जा सकता है और इसमें कोई व्यवसाय या कंपनी शेयरों को पब्लिक में सार्वजनिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध कर सकती है। निजी निवेशकों को भी शेयर जारी किया जा सकता है और इसके माध्यम से धन को जुटाया जा सकता है। जब हम इस तरह से हिस्सेदारी से वित्त पोषण करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डिंग से पैसा जुटाया जाता है, तो कंपनी को जुटाई गई धनराशि पर ब्याज नहीं चुकाना होता, लेकिन
जो हिस्सेदार होते हैं जिन्होंने शेयर होल्डिंग प्राप्त की है, उन्हें कंपनी के मुनाफे में से डिविडेंड लाभांश देना होता है। साथ ही साथ जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी और व्यवसाय के स्वामित्व और नियंत्रण को भी साझा करते हैं और निर्णयों में भी अपना दखल अंदाज रखने लगते हैं। इक्विटी या हिस्सेदारी वित्त पोषण के बारे में विस्तार से हम एक अगली वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि कंपनी या व्यवसाय के लिए दो मुख्य प्रकार के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाह्य वित्त पोषण उपलब्ध हैं। एक कर्ज लेके ऋण वित्त पोषण और एक शेयर धारकों से इक्विटी वित्त पोषण। जब हम डेब्ट कर्जा लेते हैं तो उसे अक्सर हमें ब्याज के साथ चुकाना होता है, लेकिन जब हम व्यवसाय में कर कटौती के विचारों को ध्यान में रखते हैं तो हम पाते हैं कि डेब्ट से कर्जा लेकर ऋण लेकर वित्त पोषण करना किसी भी दूसरे वित्त पोषण से सस्ता साबित होता है। हालांकि हिस्सेदारी वित्त पोषण में, इक्विटी शेयर होल्डिंग में हमें वापस भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें लाभांश डिविडेंड के द्वारा शेयर धारक को कमाई का एक हिस्सा देना होता है। तो हम कह सकते हैं ऋण और इक्विटी दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं और अधिकांश कंपनियां जब अपना वित्तीय संचालन करती है तो दोनों के संयोजनों का उपयोग करती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वित्त पोषण के साधनों का सही चुनाव बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें हमारी व्यवसाय और परियोजना का क्या आकार है, उसमें क्या जटिलता है, कितनी धनराशि की आवश्यकता है, कंपनी के अपने वित्तीय संसाधन कैसे हैं और जो हमारे पास अलग अलग प्रकार के वित्त पोषण विकल्प उपलब्ध हैं उनमें क्या नियम और शर्तें बनती हैं। इन सभी कारकों का ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक वित्त पोषण विकल्प का सही तरीके से मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए और हमारी व्यवसाय और परियोजना की ज़रूरतों के अनुरूप सबसे उचित विकल्प चुना जाता है। उम्मीद है जानकारियों से भरी हुई इस ज्ञानवर्धक वीडियो की मदद से आपको परियोजना और व्यवसायों में फाइनेंसिंग वित्त पोषण कैसे होता है, दोनों आंतरिक और बाह्य वित्तीय स्रोत ठीक से समझ में आ गए होंगे। आप मूल्यह्रास, डिप्रीशिएशन, आय में बचाया गया हिस्सा जो वित्त पोषण में लगाया जा सकता है उन्हें आंतरिक फाइनेंसिंग के रूप में, और कर्जा, शेयर और जो दूसरे बाह्य वित्त पोषण तरीके हैं उन्हें भी आपने जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपनी ज्ञानवर्धन के साथ साथ अपने दोस्तों से भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, खुश रहें। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।